नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी कोई आम कहानी नहीं है। जिन जिन ने ये कहानी सुनी है उनकी रूह कांप गई है, क्योंकि पिछले 4 महीने से एक अपार्टमेंट के एक बेड में पिता और बेटी की लाश पड़ी होती है और वो लाश पूरी तरह से सड़ जाती है और बेड से चिपक जाती है। उसके बाद जब बदबू आती है तो पास वाले लोगों को पता चलता है, पुलिस को बुलाया जाता है। तब जाकर के ये पता चलता है कि ये पिता और बेटी जो इस अपार्टमेंट में रहते थे ये लाशें उन्हीं की हैं और 4 महीने करीब पुरानी लाशें हैं। 4 महीने हो गए होंगे इनको मरे हुए। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो चेन्नई के थिरुमुलाइबल इलाके की है। एक पिता और एक बेटी की कहानी है। 4 महीने से लाशें पड़ी हुई हैं जिसकी खबर किसी को नहीं होती है। आखिरकार 4 महीने बाद आसपास के रहने वाले लोगों को जब स्मेल आती है, उस स्मेल से उनको पता चलता है कि शायद इस अपार्टमेंट के अंदर कुछ तो है। ये कहानी ये दर्शाती है कि शहर में जीने वाली लाइफ कैसी है। शहर में जो लोग रहते हैं उनको सिर्फ अपना होश होता है, आजू बाजू किसी की कोई खबर नहीं होती है। कौन रह रहा है हमारे आसपास, कौन कितने दिन से रह रहा है, कौन कैसा इंसान है, क्या नाम है, क्या है उसका जो है बैकग्राउंड की, कोई किसी की जानकारी नहीं करना चाहता है। और यही कारण है कि ये 4 महीने से लाशों का पता नहीं चलता है कि आखिरकार उस अपार्टमेंट में कोई जिंदा आदमी है भी या नहीं है। आइए पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चेन्नई के थिरुमाइबल इलाके की ये कहानी है। एक पिता और बेटी की कहानी है। पिता का नाम होता है सैमुअल शंकर और बेटी का नाम होता है सिंधिया। सिंधिया की माँ पहले ही गुजर चुकी थी, अब वो अपने पिता के साथ ही रहती थी। पिता एक अच्छा सा घर देख के सिंधिया की शादी कर देता है। सिंधिया शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ ससुराल में उसका बहुत झगड़ा होता है। उसका बनती नहीं है अपने पति के साथ, ना ही अपने ससुराल वालों के साथ सिंधिया की एक भी नहीं बन रही थी। और इस तरह से 2-3 साल सिंधिया निकालती है उनके साथ। सिंधिया को पता चल जाता है कि इनके साथ वो खुश नहीं रह पाएगी, ना ही इनसे कभी वो उनकी बन पाएगी अच्छे से। तभी सिंधिया तलाक का निर्णय लेती है और अपने पति से तलाक लेने के बाद वो फिर से अपने पिता के पास आ जाती है और पिता के साथ रहने लगती है। पिता की उम्र करीब 75 साल होती है, काफ़ी बुजुर्ग होते हैं और तबीयत भी खराब रहती है। इस पर सिंधिया भी ये सोचती है कि क्यों ना उसको पिता के ही साथ रहा जाए और पिता की सेवा की जाए, क्योंकि उसके पिता को ज़रूरत थी किसी इंसान की जो उनकी सेवा कर सके, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी। सिंधिया अपने पिता का एक डॉक्टर के पास इलाज कराना चालू कर देती है। अब इलाज चालू हो जाता है। धीरे धीरे करके सिंधिया के पिता की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगता है। सिंधिया का एक सपना ये भी होता है कि उसको विदेश जाना था और विदेश में जा करके कमाना था, लेकिन उसने अपने सपने को इसलिए दबा करके रखा था कि अगर वो चली जाएगी तो उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। उसको ये इंतजार रहता है कि उसके पिता की तबीयत थोड़ा सुधर जाए, ठीक हो जाए वो, उसके बाद वो विदेश चली जाएगी। अब उसके पिता की तबीयत में भी सुधार आने लगा था, सिंधिया खुश रहती थी। तभी कुछ वक्त बीतने के बाद सिंधिया की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। उसका भी नाम सैमुअल होता है। सैमुअल से बातचीत में पता चलता है सिंधिया को कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ है और उसका खुद का होम्योपैथिक खुला हुआ है जो वो चलाता है, वहीं पे इलाज करता है। सिंधिया की बातचीत काफ़ी होने लगती है उससे। तब सिंधिया उसको बताती है अपने पिता के बारे में कि मेरे पिता की तबीयत खराब रहती है पिछले काफ़ी सालों से और वो ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर वो ठीक हो जाते तो मेरा सपना पूरा हो जाता और मैं भी विदेश चली जाती, वहाँ कमाने के लिए, मेरा सपना है जाने के लिए। ऐसा ऐसा वो डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर बोलता है कि सिंधिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता का इलाज करूंगा और मैं पूरी तरह से उनको तहजर्द कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। इस पर जो है सिंधिया को बहुत यकीन होता है उस डॉक्टर के ऊपर और सिंधिया खुश हो जाती है। अब अगले ही पल डॉक्टर जो है सिंधिया के पिता का इलाज करना चालू कर देते हैं और सिंधिया के पिता का इलाज जहाँ पे चल रहा था वहाँ से वो डॉक्टर इलाज उसका बंद करवा देते हैं। वो सिंधिया से कहते हैं कि जो तुम बाहर से डॉक्टर का इलाज कर रही हो उसको बंद कर दो, मैं पूरी तरह से मैं ही इलाज करूँगा और मैं ठीक करके दिखाऊँगा। इस पर सिंधिया इलाज करना बंद कर देती है बाहर वाला। अब डॉक्टर सैमुअल का इलाज, जो होम्योपैथिक वाले होते हैं, उनका इलाज चालू हो जाता है। सैमुअल रहने के लिए उसी अपार्टमेंट में एक जो है फ्लैट ले लेता है। उसी फ्लैट में वो भी रहने लगता है। किराया काफ़ी महंगा था फ्लैट का, लेकिन वो अलग से ले लेता है। वहीं सिंधिया के बगल वाला फ्लैट ले लेता है, वहीं पर रह रहा होता है। कुछ टाइम बीतने के बाद डॉक्टर जो है सिंधिया से बोलता है कि सिंधिया देखो, मैं यहाँ अलग से जो फ्लैट लेके रह रहा हूँ उसका अलग से किराया लगता है और तुम अपने फ्लैट में पिता और तुम 2 लोग ही रहते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारे ही साथ रह जाऊँ, जिससे जो है मेरा किराए का पैसा भी बचेगा। ये बात सिंधिया को भी पसंद आ जाती है। सिंधिया इस पर हाँ कर देती है और पिता से बताती है ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर सैमुअल हमारे साथ रहना चाहते हैं, साथ रहेंगे तो और भी अच्छे से इलाज हो पाएगा और भी अच्छे से आपका ख्याल रख पाएंगे, आप उनके नज़रों के सामने रहेंगे।
पिता इस पे खुश होते हैं और पिता को समझ में भी आ जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी जो सिंधिया है और डॉक्टर सैमुअल है उनके बीच कुछ चल रहा है। इस पर पिता को थोड़ा खुशी होती है, क्योंकि खुशी इस बात की थी कि उनकी बेटी का पहले ही तलाक हो चुका था। वो सोच रहे थे कि बेटी का दोबारा से घर बस जाए, ये उनके लिए और अच्छी बात थी। वो हामी भर देते हैं। अब डॉक्टर सैमुअल सिंधिया के जो है फ्लैट में रहने लगते हैं और उस वाले फ्लैट को छोड़ देते हैं जो उन्होंने पूरा किराए का उठा रखा था। अब सिंधिया के साथ में रहते हैं, इलाज करते हैं। इलाज होता रहता है, चलती रहती है, टाइम गुजरता रहता है और सिंधिया और डॉक्टर सैमुअल काफ़ी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके बाद सिंधिया बहुत नाराज़ हो जाती है। एक दिन सिंधिया के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और 10-15 मिनट के अंदर अंदर सिंधिया के पिता ख़त्म हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है डॉक्टर सैमुअल जब फ्लैट में पहुंचते हैं, घर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सिंधिया ज़ोर ज़ोर से रो रही है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा है सैमुअल के ऊपर। सैमुअल इस पे कहता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्या कर रही हो, मुझे भी बहुत दुख है, तुम्हारे पिता चल बसे, इसका गम है मुझे। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, मैंने हर तरह से प्रयास किया, पूरी कोशिश की, मुझसे जो बन सका मैंने इलाज किया, लेकिन क्या किया जाए, मैं बचाने में नाकाम रहा। इस पर सिंधिया चिल्लाती हुई उसको बोलती है कि सैमुअल, तुम अगर बाहर वाला इलाज बंद नहीं कराते तो शायद आज मेरे पिता की जान नहीं गई होती। इस तरह से वो बोल के डांटने लगती है। इस पर सैमुअल को लगता है कि अपने पिता के मौत का दोषी उसको ही मान रही है, और सच था। सिंधिया जो है अपने पिता की मौत का पूरी तरह से जिम्मेदार सैमुअल को मान रही थी कि उसी के इलाज के कारण जो है उसके पिता की मौत हुई है। अब दोनों में काफ़ी बातचीत होने लगती है। सैमुअल काफ़ी देर तक तो सिर झुकाए खड़ा रहता है, नहीं बोलता है वो। लेकिन जब बात आगे बढ़ने लगती है उसके बाद सैमुअल को आ जाता है गुस्सा और वो सिंधिया का सर बालों से पकड़ के और दीवार में जोर से मार देता है। उसके बाद सिंधिया वहीं पे गिर जाती है। सैमुअल जाकर के दूर बैठ जाता है। उसे लगा था कि शायद बेहोशी हालत में होगी और वो थोड़ी देर बैठा रहता है। जब देखता है कि कोई हलचल नहीं होती है सिंधिया की, ना ही उसको होश आ रहा था, तो पास जा करके जब उसका हाथ पकड़ता है तो देखता है कि नब्ज सारी बंद होती हैं। वो इस पर और उसको चेक करता है और अच्छे से जांच करता है। उसको पता चल जाता है कि सिंधिया की सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। वो बहुत घबरा जाता है। अभी तक तो उसे लग रहा था कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस पे वो डर गया था क्योंकि उसके हाथों सिंधिया का जो है खून हो गया था। इस पर डॉक्टर सैमुअल को लग रहा था कि अब मैं फंस जाऊंगा और मैं जेल चला जाऊंगा। तभी डॉक्टर सैमुअल के दिमाग में एक बात आती है, उसके पास जो है कुछ केमिकल होते हैं, जो ऐसे केमिकल जो स्मेल को रोक सकें, बास ना आए। वो वही केमिकलों का छिड़काव करता है पूरे रूम में, लाशों को बेड पे रख देता है और दरवाजे खिड़की बंद करके और रूम के एसी चालू कर देता है और एसी चालू करके निकल जाता है बाहर से दरवाजा लगा देता है। ये 24 सितंबर 2024 की बात है। बाहर से दरवाजा लॉक करके सैमुअल सीधा अपने फैमिली वालों के पास चला जाता है। ये जो है सितंबर के महीने में 2024 में वारदात हुई थी और इसका पता लास्ट जनवरी 2025 को चलता है। टाइम बीतता रहता है। जो कि सिंधिया और सिंधिया के पिता के जो रिश्तेदार होते हैं वो कभी कभी फ़ोन भी किया करते थे। 15 दिन में, कोई 20 दिन में फ़ोन करके खबर लिया करता था कि कैसे हैं वो लोग। हालांकि इन बीच वाले दिनों में उन्होंने फ़ोन भी किया था। सिंधिया के पिता के रिश्तेदारों ने काफ़ी बार फ़ोन भी किया था, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था, फ़ोन लग नहीं रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इस पर रिश्तेदारों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है कोई जगह बदल दिया हो, नंबर बदल दिया हो, और इस पर उन्होंने खबर लेने की कोशिश नहीं की। अगर बीच में वो लोग खबर ले लेते तो शायद उनको पता चल जाता कि वो अपने ही फ्लैट के रूम में पिछले 4 महीनों से पड़े हुए हैं, जिनकी जो है लाश पूरी तरह से बेड पे चिपक गई है, सड़ गई है। तो दोस्तों, जब वक्त बीत जाता है, जनवरी का महीना आ जाता है, तो वहीं पास में ही कमला नाम की औरत रहती है, उसी बिल्डिंग में, उसी अपार्टमेंट में। तो उसको स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल उसको पिछले कई दिनों से आ रही थी। उसको शक हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ बिल्डिंग में आसपास गड़बड़ है और वो हमेशा ताक झांक करती रहती थी कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। उसे धीरे धीरे करके शक होता है कि इस अपार्टमेंट से तो नहीं बदबू आ रही है। उसके बाद वो और अपार्टमेंट में जितने भी उस बिल्डिंग में लोग रहते थे सबको खबर करती है, ऐसी ऐसी बात है, बहुत दिन से कोई बदबू आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। सारे लोग मिलकर सर्च करते हैं, पता करते हैं, हर अपार्टमेंट जो खाली पड़े थे देखते हैं, लेकिन बदबू कहीं से नहीं। एक ही अपार्टमेंट से उनको महसूस हो रहा था कि बदबू यहाँ से आ रही है। और जब वो उस अपार्टमेंट में वो जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो बाहर से ताला लगा है और पिछले 3-4 महीने से ताला लगा है, कोई आ जा नहीं रहा है। उनको समझ में आता है कि यहाँ तो एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी बेटी दोनों साथ में रहा करते थे और कहीं उनके साथ कोई घटना तो नहीं हो गई है। इस पर उनको काफ़ी शक हो जाता है।
और शक होने के चलते वो देखते हैं कि एसी भी अंदर ऑन है। इस पर वो प्रशासन को संपर्क करते हैं, पुलिस को बताते हैं, पूरा मामला बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ से बदबू आ रही है। पुलिस तक ये खबर जाते ही पुलिस, ऐसे बहुत सारे केस पुलिस के पास आते रहते हैं, तो पुलिस को समझ में ये आता है कि शायद वहाँ तो लाश ही होंगी और क्या हो सकता है। पुलिस इस पर जाती है और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दरवाजे का लॉक तोड़वाया जाता है। पुलिस अंदर जाती है, अंदर जाकर के जब देखती है तो वहीं बेड में वही मंजर दिखता है, 2 लाश बिल्कुल पूरी तरह से सड़ी हुई। अब इसमें पहचान नहीं हो सकती थी कि कौन क्या है और किस तरह से किसकी मौत हुई है, मर्डर है या नेचुरल डेथ है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों लाशों को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है पुलिस। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आ जाती है तो उस रिपोर्ट में जो बुजुर्ग सिंधिया के जो पिता होते हैं उनकी नेचुरल डेथ आती है, लेकिन सिंधिया की जो डेथ हुई थी उसका कारण जो है सर पे चोट लगना और कुछ शरीर के हिस्सों में चोट के जो है कारण बताए जाते हैं मौत के कारण। इस तरह से रिपोर्ट सामने आती है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये मर्डर हुए हैं और उसके बाद जो है पुलिस वहाँ स्थानीय लोगों से जानकारी करने लगती है, पूछताछ करने लगती है। तो पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि जो कि डॉक्टर सैमुअल हैं उनके साथ रहा करते थे, जो बुजुर्ग पिता और बेटी अपार्टमेंट में दोनों ही लोग रहते थे, उनके साथ पिछले 3-4 महीने पहले कोई एक डॉक्टर रहता था, अपार्टमेंट वाले बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि वो पहले उसने इसी अपार्टमेंट में खुद का एक फ्लैट लिया था और उसके बाद फिर वो इन लोगों के साथ रहने लगा था, शिफ्ट हो गया था अपना अपार्टमेंट छोड़ करके। उस अपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के डिटेल निकलवाई जाती है तो उस डॉक्टर की आधार कार्ड वगैरह पूरे पहचान डिटेल मिल जाती है, जिससे पता चल जाता है कि वो डॉक्टर कौन था और कहाँ पे रहता है, पूरा एड्रेस निकल आता है। पुलिस उस एड्रेस पे जाती है और डॉक्टर सैमुअल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद डॉक्टर सैमुअल से पूछताछ होती है तो डॉक्टर सैमुअल पहले तो पूछताछ में कबूल नहीं करते हैं, लेकिन आखिरकार वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो डॉक्टर थे पेशे से, तो पुलिस के दबाव में टूट जाते हैं और उसके बाद वो सच बताना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल सैमुअल का कहना ये होता है कि सिंधिया जो है उसके पिता की नेचुरल डेथ हुई थी और मैं ही उनका इलाज कर रहा था और उसके बाद उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है और उस डेथ का जिम्मेदार सिंधिया मुझे मान रही थी और इस पे लेकर के मेरी और सिंधिया की उस दिन बहुत बकवास हुई थी। लाश जो है पिता की बेड में पड़ी हुई थी और सिंधिया मुझसे झगड़ रही थी, बहुत बकवास कर रही थी। उसने मुझे जिम्मेदार पूरी तरह से मान लिया था। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से में मैंने उसके बाल से सर पकड़ करके और दीवार से जोर से मार दिया था। उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई थी। अब जैसे ही मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई तो मैं डर गया था बहुत, तो मैंने केमिकलों का छिड़काव करके और दरवाजे खिड़की बंद करके एसी चालू करके वहाँ से मैं भगाया था, अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगा था। सैमुअल ये भी बताता है कि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक ये बात छुपी रहे तो छुपी रहे, 1 हफ्ते बाद पता चल जाएगा। लेकिन सैमुअल का कहना है कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये 4 महीने तक किसी को पता नहीं चला। और ये 4 महीने तक पता नहीं चला, ये जो है शहर की लाइफ को दर्शाता है। शहर में लोग एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कोई लेना देना नहीं रखते हैं कि कौन आया है हमारे पड़ोस में, कौन रह रहा है, आखिरकार वो इंसान कैसा है, व्यक्ति कैसा है, वो नाम क्या है, कहाँ से आया है, ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। शहर के लोगों को सिर्फ अपने से मतलब, अपनी लाइफ से मतलब रहता है। और यही शायद कारण है कि 4 महीने बीत जाते हैं और उन लाशों का कोई पता नहीं चलता है और वो सड़ जाती हैं, कंकाल उनका दिखने लगता है। अगर यही हम बात करें गाँव की, तो गाँव की लाइफ तो फिर शहर से अच्छी ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो सिर्फ पड़ोस से मतलब होता है कि पड़ोस में क्या चल रहा है। जितनी अपनी जानकारी नहीं होगी उससे कहीं ज़्यादा पड़ोस की जानकारी रखते हैं। तो ये पिता और बेटी की कहानी काफ़ी ज़्यादा दुखद है और ये जो है दर्शाती है कि शहर की लाइफ कैसी है, शहर वाले लोग कैसे हैं। दोस्तों, अगर ऐसी ही कहानी हमेशा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।